नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्जाम होना है उसके बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपके समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस पर ही जो बेस है आपके 10 प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा भाई। और इसमें मैं सबसे पहले आपको जीएस कवर करा रहा हूं भाई। 10 में से मैं आपको 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के नाम से बनी हुई है। आप यूट्यूब पे जाओ और भाई देख लो। आज ये हमारा 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है भाई। ठीक है, समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका पहला नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 3 भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 4 भारत के उपराष्ट्रपति। देखो, ये जो आपका राज्य का राज्यपाल है, ठीक है, राज्य के राज्यपाल के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई अभियोग या आप महाभियोग नहीं ला सकते हैं भाई। क्यों नहीं ला सकते हैं भाई? क्योंकि जो आपका राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है। यानी राष्ट्रपति जब चाहेगा तब राज्यपाल को उसके पद से हटा देगा, ठीक है भाई। और जब चाहेगा उतनी अवधि तक आपका जो राज्य का राज्यपाल है वो राष्ट्रपति की मर्जी तक जितना चाहे अपने पद पर बना रह सकता है। वैसे तो इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, लेकिन फिर भी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन काम करता है। ठीक है, जब भी ये अपना त्याग पत्र देगा तो आर्टिकल 156 के खंड 2 156 के खंड 2 के तहत ये अपना लिखित में हस्ताक्षर सहित इस्तीफा देगा। किसको? भारत के राष्ट्रपति को। और 156 के खंड 2 के तहत ही यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है भाई। अब देखेंगे हम बाकी जो 3 ऑप्शन है, ये जो राष्ट्रपति है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इनके खिलाफ कैसे अभियोग लाया जाता है भाई। सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी हम राष्ट्रपति को किन आधारों पर हटा सकते हैं। देखो, ये जो महाभियोग है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये अनुच्छेद 61 के तहत है भाई। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से लिए भाई। किस देश से लिए? अमेरिका के संविधान से। ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है एक प्रकार से एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है महाभियोग जो है। ठीक है भाई। अब अगर मान लो आज जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। मान लो अगर आपको माननीय राष्ट्रपति को हटाना हो तो आप किस प्रकार से हटाएंगे? देखो, आखिर पहले देखेंगे कि आखिर क्या कारण है जो हम अपने राष्ट्रपति को हटा रहे हैं। कारण सबसे पहले यह है कि संविधान का अतिक्रमण क्या हो, उन्होंने अतिक्रमण किया हो। जब संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाते हैं। अब आपके समक्ष क्वेश्चन ये उठता है कि ये महाभियोग की प्रक्रिया हम लेके कहाँ आते हैं? राज्य के विधानमंडल में लेके आते हैं या संसद में लेके आते हैं? तो भाई सबसे पहले हम बता दें कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो संसद से स्टार्ट होती है। अब संसद में भी आपके 2 सदन है भाई, तो ये आपकी लोकसभा से स्टार्ट होगी या आपकी राज्यसभा से स्टार्ट होगी भाई। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये प्रक्रिया आपकी कहीं भी स्टार्ट हो सकती है भाई।
ये लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकती है और ये राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकती है। मान लो मैं ये कहता हूं कि इस प्रक्रिया को हमें लोकसभा से शुरू करना है, मान लो इस प्रक्रिया को हमको लोकसभा से शुरू करना है, तो क्या प्रावधान है लोकसभा से चालू करने के, या मान लो राज्यसभा से ही मैं इस प्रक्रिया को चालू करूं तो ये प्रस्ताव किस प्रकार से पास होगा। तो सबसे पहले अगर मैं जिस सदन से भी प्रस्ताव को लेके आ रहा हूं उस सदन के 1/4 सदस्य, उस सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर सहित, हस्ताक्षर सहित, हस्ताक्षर सहित एक प्रस्ताव पारित करते हैं भाई, एक प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक है, जब ये प्रस्ताव पारित करते हैं तो इससे पहले 14 दिन पहले 14 दिन पहले 14 दिन पहले हमें ये सूचना राष्ट्रपति को देनी पड़ती है भाई कि राष्ट्रपति महोदय जी, हम आप पर महाभियोग लगाना चाहते हैं, इसलिए हम जिस सदन से महाभियोग लेके आएंगे उसमें हम लिखित में 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हमें लेने ही होंगे। हस्ताक्षर हमें मिल गए 1/4 के, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें ये 2/3 बहुमत से, 2/3 विशेष बहुमत से, 2/3 विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, ये प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा भाई, पास कराना पड़ेगा। देखो ये 2/3 ही क्यों रखी है, क्योंकि आपको पता है कि जिस दल का भी नेता होता है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री अभी लोकसभा के नेता हैं, तो 50% + 1 जिसको वोट मिल जाती है तो वो प्रधानमंत्री के लायक हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए ये 66% है, यानी 50% से भी आपको और 15-16% लेने पड़ेंगे विपक्ष के। अगर आपका पूर्णतः बहुमत नहीं है, मान लो आप 50% से ही अपनी सरकार बनाए हुए हैं, तो आपको 15 से 16% विपक्ष के भी लोग लेने ही पड़ेंगे भाई। ठीक है भाई, अब मान लो ये प्रक्रिया जो है आपकी विशेष बहुमत से पास हो जाती है लोकसभा से, तो ये फिर कहां जाती है, ये जाएगी भाई राज्यसभा में। राज्यसभा में, राज्यसभा में भी ये जो है 2/3 विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है भाई, ये भी जो है विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। अगर ये राज्यसभा में पास हो गई तो हम कहेंगे कि राष्ट्रपति पर लग गया है भाई महाभियोग, राष्ट्रपति पर लग गया आपका महाभियोग। अब राष्ट्रपति जो है महाभियोग लगने के बाद अपना त्याग पत्र दे देंगे उपराष्ट्रपति को भाई। ठीक है भाई, ये पूरी प्रक्रिया थी आपकी महाभियोग से संबंधित। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं महाभियोग से संबंधित ही भाई। जैसे राष्ट्रपति पर लग गया भाई महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है भाई, जैसे मान लो राष्ट्रपति पर आपका लग गया महाभियोग भाई। ठीक भाई, जब महाभियोग लग गया तो राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया, किसे, उपराष्ट्रपति को। ठीक है भाई, ये बात ही मान ली। दूसरा, अब उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य करेगा, तो ये कितने महीने तक करेगा भाई, तो ये करेगा 6 महीने तक भाई, 6 महीने। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जब राष्ट्रपति हम चुनते हैं ना, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें जो राज्य की विधानसभा है, जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके, जो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, चुनाव में वो भाग लेते हैं। सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेते हैं भाई, लेकिन मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जो है ये जो सदस्य होते हैं मनोनीत, जिनका मनोनयन होता है,
वो भाग नहीं लेते हैं भाई। लेकिन मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि जब राष्ट्रपति को महाभियोग के अकॉर्डिंग हटाया जाता है तो क्या राज्य की विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा है और दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, क्या ये लोग महाभियोग में भाग लेंगे या नहीं लेंगे? दूसरा, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्या ये सदस्य महाभियोग में भाग लेंगे या नहीं लेंगे? भाई आप मुझे कमेंट में इसके बारे में बताओगे भाई। अगर आप इसका आंसर सटीक बताते हो तो मैं समझता हूं कि आपकी पॉलिटी पर अच्छी पकड़ है भाई। दूसरा हम देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको कैसे हटाते हैं भाई। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको हम कैसे हटाते हैं? पहली बात तो इनके लिए महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं होता है भाई। ठीक है, महाभियोग शब्द इनके लिए प्रयोग नहीं होता है। ठीक है भाई, सबसे पहले देखेंगे इनका आधार क्या है, किन आधारों पर हम हटा सकते हैं। तो दो आधार हैं। सबसे पहला है साबित कदाचार, साबित कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा है असमर्थता, असमर्थता यानी इनकैपेसिटी। ये आपके दो आधार हैं जिन आधारों पर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। अब हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है जांच से। जांच, हम जब ये जांच करेंगे क्या ये जो दो आधार हैं साबित कदाचार और असमर्थता, अगर ये जांच सही तरीके से पाई जाती है तो तब हम इन लोगों पे कार्रवाई करते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो जांच है, ये जो जांच है जो न्यायाधीशों पर हो रही है, क्या ये मूल संविधान में थी? तो भाई ये मूल संविधान में नहीं थी। इसके लिए क्या किया था हमने? इसके लिए हमने संसद ने क्या किया था? एक न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 पारित किया था। न्यायाधीश जांच अधिनियम कब पारित हुआ था भाई? ये 1968। देखो ये डेट भी क्वेश्चन, ये जो डेट है ना न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, ये भी पूछी जाती है भाई। अब न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटा सकते हैं। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये प्रक्रिया कहां से स्टार्ट हो? प्रक्रिया शुरू होगी भाई आपकी संसद से, राज्य की विधानमंडल से ये प्रक्रिया कभी भी शुरू नहीं होगी भाई, संसद से होगी। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि संसद में दो सदन है, ये लोकसभा से होगी या ये राज्यसभा से होगी? तो राष्ट्रपति की तरह ही ये प्रक्रिया कहीं से भी शुरू हो सकती है भाई, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। अगर ये प्रक्रिया आपको लोकसभा से शुरू करनी हो तो इसके लिए आपको 100 सदस्य होने अनिवार्य हैं। अगर ये प्रक्रिया आपको राज्यसभा से पास करनी हो तो आपके लिए 50 सदस्य होने अनिवार्य है। अब मान लो मैं इस प्रक्रिया को लोकसभा से ही आपको पास करता हूं भाई। मान लो 100 सदस्यों ने क्या किया भाई? हस्ताक्षर कर दिए लिखित में। अब क्या है, अब ये हस्ताक्षर करके किसको देंगे भाई? वो लेटर वो देंगे जिस भी सदन में ये जा रहा है। मान लो अगर लोकसभा से जा रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, मान लो अगर ये राज्यसभा में जा रहा है तो उसके सभापति को देंगे। अब मान लो मैं इसको लोकसभा से पारित करा रहा हूं भाई, तो 100 लोगों ने क्या है? हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर लिखित में अब किसको देंगे? अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को भाई। अब अध्यक्ष का काम क्या है? अध्यक्ष आगे जो है एक समिति का निर्माण करेगा भाई, समिति का, ठीक है, जो इसकी जांच करेगी, जो आपकी न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 थी। अब इस जांच में कितने लोग होंगे? इसमें 3 मेंबर होंगे भाई। नंबर 1 आपका सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ठीक है भाई। सेकंड होगा आपका जो है किसी एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भाई। देखो यहां पे मुख्य न्यायाधीश है भाई, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और थर्ड वो है जिसको न्याय के बारे में जानकारी होगी, जो न्याय का ज्ञाता होगा भाई।
जो न्याय का ज्ञाता होगा, यानी जिसको न्याय के बारे में भली भांति जानकारी होगी, ऐसा वो आदमी होगा। अब मान लो ये तीन समिति, ये तीन लोग जो है ये पाते हैं कि वास्तव में ही ऐसा हुआ है कि जो आपके न्यायाधीश हैं उन पर वास्तव में ही ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो पाए जाते हैं आपके असमर्थता और आपके साबित कदाचार के आधार पर करप्ट। तो फिर क्या होता है, फिर ये प्रक्रिया उसी सदन से स्टार्ट होगी जिस सदन में हम ये प्रस्ताव लेके आए थे, यानी लोकसभा में। और यहां से ये 2/3 यानी उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के संख्या के 2/3 यानी विशेष बहुमत से ये पास होना जरूरी है। फिर ये प्रक्रिया कहां जाएगी, फिर ये राज्यसभा में जाएगी 2/3 से। यहां भी ये विशेष बहुमत से पास होने जरूरी भाई, उपस्थित और मत देने वाले संख्या के 2/3। और 14 दिन का समय आपको मुख्य न्यायाधीश होगा या न्यायाधीश होगा या हाई कोर्ट का न्यायाधीश कोई भी होगा, उनको दी जाएगी 14 दिन पहले। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, जो न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र दे देंगे किसको, भारत के राष्ट्रपति को भाई। ये टोटल प्रक्रिया भाई आपकी। ठीक है, अब मान लो आपका उपराष्ट्रपति को हटाना हो, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ भाई। अगर मान लो उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो सबसे पहले, जैसे आपने अभी राष्ट्रपति के बारे में देखा, आपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में देखा, तो हमने बताया कि इस प्रक्रिया कहां से स्टार्ट हुई थी, आपकी संसद से। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2 सदन है, यहां पे सिर्फ राज्यसभा से ही, यहां से जो है सिर्फ राज्यसभा से ही प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को पूर्ण बहुमत अर्थात सदन के सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के द्वारा ही हटाया जाता है भाई। ठीक है भाई, राज्यसभा से ही पहले ये प्रक्रिया आपकी चालू होगी भाई। ठीक है, और बहुमत कैसा, सदन के जो उपस्थित हैं, सदन के सभी उपस्थित सदस्य भाई। ठीक है, हालांकि है ये भी पूर्ण बहुमति, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या था, पूर्ण बहुमत उपस्थित एवं मतदान। लेकिन यहां पे जो उपस्थित है वही, उसके 2/3 से ये पास हो जाए, होना आपका जरूरी है। और अगला क्वेश्चन उठता है, क्या इसमें जो आपका लोकसभा है उसकी भी कोई भूमिका है? तो हाँ भाई, ये लोकसभा से सिर्फ विशेष बहुमत से पास होगा भाई। क्यों, कौन सा बहुमत, विशेष, सॉरी भाई, लोकसभा से जो है ये साधारण बहुमत से, कौन सा बहुमत, साधारण बहुमत से ये पास होगा। ठीक है, कितने दिन पहले सूचना देनी होगी भाई उपराष्ट्रपति को, तो 14 दिन पहले। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे बहुत ही सीरियस पूछता हूं भाई, जैसे आपको बताया कि राष्ट्रपति जी जब हट गए थे तो 6 महीने बाद चुनाव होने आवश्यक हैं और उनके पद को जो उपराष्ट्रपति संभालते हैं भाई। अब उपराष्ट्रपति अगर हट जाएं तो उपराष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा भाई, ये आप कमेंट में बताओगे भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है, यानी स्टोरेज जो ना, स्टोरेज कंप्यूटर में किस प्रकार से होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, बाइनरी जो ना, बाइनरी के आधार पर ही कंप्यूटर में डाटा का भंडारण होता है। और ये जो बाइनरी होती है ये आपकी 0 तथा 1 से ही बनी होती है भाई। ठीक है, और बाइनरी संख्या को एक नाम और दिया जाता है द्विआधारी संख्या। देखो, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन भाई फिक्स हैं आपके, इनको आप सीधा सीधा रट लो भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था?
तो ये जो अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 18 वैसे उपाधियों के अंत की बात करता है भाई, ठीक है। बाकी जो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अभी इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं भाई। जैसे कि आपको बता दूं कि अनुच्छेद 14 से लेकर जो अनुच्छेद 18 है, इसमें समानता का अधिकार है भाई, समानता का अधिकार। आपके ऑप्शन में जो दिए हैं भाई, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या है, ये पांच आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। वो पांच आधार क्या है? धर्म, मूलवंश, आपकी जाति, लिंग और जन्म स्थान, आपका जन्म स्थान। के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है भाई अनुच्छेद 15, ठीक है। अनुच्छेद 16 जो है, ये लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में, लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करता है, अवसर की समानता का प्रावधान करता है भाई, ठीक है भाई। अनुच्छेद 17 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के अंत का प्रावधान, ठीक है भाई, प्रावधान करता है। अनुच्छेद 18 जो मैंने आपको बताया है वो उपाधियों के अंत की बात करता है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, यानी जो कृषि पर टैक्स लगाया जाता है वो कौन लगाता है? देखो, जो आपकी कृषि है, ये पहली बात तो आपका राज्य सूची का विषय है भाई, राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और इस पर जो टैक्स लगाएगा वो टैक्स भी आपका राज्य सरकार ही लगाती है भाई, राज्य सरकार ही लगाती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा भाई? राज्य सरकार द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? द्रव्यता अनुपात जो है ना, ये इसको कहते हैं लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, ठीक है भाई। अब लिक्विडिटी रेशो होता है क्या भाई? जो आपके चालू संपत्ति होती है, जो आपकी चालू संपत्ति प्लस जो आपके चालू देयता है, जो आपके चालू देयता है, इनका अनुपात ही आपका जो है द्रव्यता अनुपात कहता है भाई, द्रव्यता अनुपात कहलाता है। द्रव्यता अनुपात कह लूं या इसका एक नाम और आता है भाई चालू अनुपात, चालू अनुपात, करंट रेशो। ये क्या होता है चालू अनुपात? एक कम समय के लिए पैसा दिया जाता है भाई, एक कम समय के लिए पैसा दिया जाता है और चुकाने के बाद जो रेशो प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? चालू अनुपात। यानी ये क्या है? ये चालू हालत में होती है भाई, तो इसका आंसर होगा भाई चालू अनुपात। देखो, फिक्स क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल डायरेक्ट रट लो भाई, ठीक है भाई। क्योंकि कुछ आपके जो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं, कुछ जो क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं, उन्हें आप थोड़ा सा रटने की कोशिश भी करो। देखो, हालांकि कंसेप्ट आपको सब बताए जाएंगे भाई, ठीक है भाई, कंसेप्ट आपको सब बताए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 100 का 100% ही कंप्यूटर पढ़ा दिया जाए।
और 100 के 100% ही आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाए, बाकी आपको कुछ ना पढ़ाया जाए, तो भाई ऐसा भी नहीं है भाई। देखो जो आपका पेपर ओरिएंटेड चीजें हैं वो सब आपको फिक्स पढ़ाए जाएंगे भाई, क्योंकि जो आपके पेपर में आती है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको आप एज इट इज रट लो, तो आपको आगे आने वाले 2-3 साल में ये कहीं ना कहीं आपसे टकराएगा ये भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखो आपको शब्द से भी बचना है कि है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन है लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक परिसंपत्ति या संपत्ति की रक्षा करना, संविधान को मानना व उसके आदर्शों की कदर करना। तो ये जो आपका पहला ऑप्शन है लोक चुनावों में वोट डालना, ठीक है, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है भाई। अभी मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम देखते हैं, बल्कि ये हमारा क्या है, एक चुनावी मामला है भाई। अब आप मुझे बताओ, जो चुनाव का अधिकार है, जो वोटिंग का अधिकार है, क्या ये आपका मौलिक अधिकार है या नहीं है। ये आपका मौलिक अधिकार है या नहीं है, आप मुझे कमेंट में बताओगे भाई। हम देखते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में भाई। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आपके मूल संविधान में ये थे, तो भाई नहीं, हमारे मूल संविधान में ये नहीं थे, लेकिन इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत एक समिति थी सरदार सवर्ण सिंह समिति के तहत इन्हें हमने भारतीय संविधान में अपनाया था। जब हमने ये अपनाए थे तो उस समय इनकी संख्या कितनी थी भाई, 10। आज इनकी संख्या कितनी है भाई, 11। तो 11वां कौन सा कर्तव्य है, तो 11वां हमारा जो है, जो अभिभावक हैं, अभिभावक यानी माता पिता या गार्जियन, अभिभावकों का हमारा ये एक मौलिक कर्तव्य है, जो कि हमारा 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है। इसको 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2002 के तहत आपका अपनाया था। और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भाई, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, और ये एक अभिभावकों का एक मौलिक कर्तव्य है भाई, जो हमारे गार्जियन है। अब क्वेश्चन आपका ये उठता है कि आपके मौलिक कर्तव्य लिए किस देश से हैं, तो आपके ये रूस से लिए गए भाई, रूस कंट्री से लिए गए भाई, ठीक है। और कौन से अनुच्छेद भाई, अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 51 के, अनुच्छेद आपका है कौन सा, 51 के। और कौन से भाग में रखे गए भाई इस बात को, इनको रखा गया भाई भाग 4 के। देखो कै फोर कर्तव्य 4 के भाग, और कै फोर कर्तव्य 51, यानी दोनों में ही कै है और कै है भाई। और कै फोर कर्तव्य लिए कहां से गए भाई, रूस से। एक समिति आपकी और पूछी जाती है भाई, एक समिति आपकी और पूछी जाती है, वर्मा समिति 1999 में आई थी। यानी वर्मा समिति का संबंध भी आपके किससे भाई, मौलिक कर्तव्यों से भाई, मौलिक कर्तव्य। अब जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनमें सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है भाई, बिल्कुल ये दिमाग में डाल लो भाई, कि राष्ट्रीय गीत आपका कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं भाई। यानी आपको फंसाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमें राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना चाहिए, नंबर 2 हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, नंबर 3 जब हमारा देश बुलाए हम तैयार रहें, नंबर 4 हमें जो संपत्ति है देश की उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो जो आपका राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत हमारे संविधान यानी हमारे मौलिक कर्तव्य का भाग नहीं है भाई। अब कुछ मुख्य आप जान लो, जैसे कि संविधान की रक्षा करनी चाहिए हमें भाई, जो संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है,
सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करनी चाहिए भाई। तीसरा है हमें जब हमारा देश बुलाए हमें लड़ाई के लिए या युद्ध के लिए तो हमें उसका आह्वान करना चाहिए। चौथा हमें भाई जो भी हमारी झील नदी वगैरह हैं हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये मतलब 11 हैं, आप इन्हें देख लोगे एक बार भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? देखो भाई, आप जीवन में याद रखें, तिलहन यानी तेल, और तेल होता कैसा आपका भाई? पीला। ठीक है, तेल होता है भाई आपका पीला। तो तिलहन जो है आपकी पीली क्रांति से संबंधित है भाई। ठीक है, श्वेत क्रांति जो है सफेद होता है भाई आपका दूध। ठीक है भाई। हरित क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? हरित क्रांति ये आपके भाई खाद्यान्न, जो भी हमारे खाद्यान्न से संबंधित चीजें। और आपकी जो स्वर्ण क्रांति है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो आपकी बागवानी से भाई, बागवानी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पूछता है भाई, जैसे श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे भाई? बस श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से, तो इनके जनक थे वर्गीस कुरियन। ठीक है जी। हरित क्रांति के एक देखेंगे भारत के तौर पर, भारत में थे इसके एम एस स्वामीनाथन, और वर्ल्ड लेवल पे थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है भाई, इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? देखो, जो भी आपको तुरंत शक्ति प्रदान करेगा वो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है आपको बहुत ही जल्दी एनर्जी प्रदान करेगा। और यहां पर कार्बोहाइड्रेट का आपका सबसे बड़ा सूचक है ग्लूकोज, क्योंकि जो भी कार्बोहाइड्रेट है इसमें क्या क्या होता है आपका? इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, और इनका रेशो जो होगा 1:2:1। ठीक है, जैसे ग्लूकोज की मैं बात करूं तो ग्लूकोज को हम बोलते हैं C6H12O6, यानी अगर आप इसका रेशो देखोगे तो 1:2:1 होता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है। ठीक है, और जो सजीवों की कोशिकाओं को क्या है? ये ऊर्जा देता है, जो रिसेंट ऊर्जा देता है। जैसे एथलीट जो होते हैं, एथलीट को अगर तुरंत ऊर्जा चाहिए तो उनको क्या चाहिए भाई? कार्बोहाइड्रेट चाहिए भाई। जब हम रनिंग वगैरह करते हैं तो उसमें हम ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देते हैं, ग्लूकोज लेते हैं भाई। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है? देखो, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लगा देंगे गोरखपुर, क्योंकि यूपी स्पेशल का पेपर है तो हो सकता है कि गोरखपुर आंसर हो, लेकिन इसका जो आंसर है वो है किन्नौर। किन्नौर जो है आपका, ये आपका हिमाचल प्रदेश का एक जिला है भाई। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो कि आपके साझा करता है चाइना से बाउंड्री भाई। ठीक है, लेकिन गोरखपुर इसका आंसर नहीं है, क्योंकि गोरखपुर जो है किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नहीं है भाई। क्योंकि जो बच्चा यूपी स्पेशल को पढ़ा होगा वो इसका आंसर कभी भी गोरखपुर नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम देखते हैं कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं भाई। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसा कौन सा देश है, ऐसी कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री साझा करती है, तो भाई वो है आपका नेपाल देश। कौन सा देश भाई? नेपाल। ठीक है, और नेपाल जो है 579 इतने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है आपके उत्तर प्रदेश से। और नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगे हुए भाई? तो 7 जिले।
हम अब पश्चिम से पूर्व इनको लगाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो जिला आपका पीलीभीत, पीलीभीत, इसमें आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। दूसरा है आपका लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और दुधवा नेशनल पार्क किसी में भाई। ठीक है, अगला आपका भाई बहराइच, बहराइच। ठीक है, चौथा है आपका श्रावस्ती, श्रावस्ती। पांचवा आपका बलरामपुर, बलरामपुर। ठीक है, छठा आपका सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। और सातवां है आपका महाराजगंज, महाराजगंज। ठीक भाई, अब इनको याद करने का एक तरीका है भाई। ठीक भाई, याद करने का एक तरीका क्या है, एक ट्रिक है। पीबी सॉरी पीएल, पीएल बीएस, बीएस महाराज, महाराज। देखो यहां 2B है, 2B से बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना भाई, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और 2 SB हैं, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और आपका महाराजगंज। देखो सिद्धार्थ तो थे आपके महाराज, तो ये S इनके पास आ जाएगा भाई। ठीक है, और बलराम जो है, बलराम ये आपके, ये भी एक भगवान थे। देन 2 भगवान तो आपके एक साथ आएंगे भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो ये है भाई आपका थोरियम का अयस्क। मोनोजाइट्स जो है, जब आप अपना साउथ इंडिया देखोगे तो यहां पे आपका एक राज्य पड़ता है केरल। केरल में एक तट है मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है भाई, यहीं से 75% थोरियम, यानी साउथ में यानी दक्षिण भारत में अगर 75% थोरियम पाया जाता है तो आपका वो मालाबार तट पर ही पाया जाता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो ये है आपके जहांगीर, सॉरी औरंगजेब। औरंगजेब हुआ क्या था आपको मैं बता दूं, जो आपके मराठे थे, मराठों का संस्थापक जो था, मराठों के जो संस्थापक थे शिवाजी, शिवाजी की कई बार आपकी औरंगजेब से मुठभेड़ हुई थी भाई। किससे? औरंगजेब से। औरंगजेब। ठीक भाई, शिवाजी ने जो है 1657 में, शिवाजी ने जो है 1657 में जो आपका ये दक्षिणी पश्चिम एरिया है, ये दक्षिणी पश्चिम एरिया जो है इसको भी लूट लिया था शिवाजी ने। फिर एक संधि की थी औरंगजेब से और इस संधि के तहत ये क्षेत्र लौटाना पड़ा। औरंगजेब ने ही इनको जो है कई बार बंदी भी बना लिया था शिवाजी को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो सहकारी समिति के लिए 10 सदस्य आपके होने अनिवार्य है। ठीक है, सहकारी समिति, भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ था, 97वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 2011 में। इसके तहत सहकारी समिति को जोड़ा गया भाई। ठीक है, और इसके लिए एक अनुच्छेद भी लाया गया था, अनुच्छेद 19 का गय। ठीक है जी, अब हम देखेंगे कौन से भाग में है। अगर भारतीय संविधान का कोई भाग है तो आप मुझे बताओ, तो यह है भाग 9B,
क्योंकि भाग 9 में पंचायत है, 9A में नगर पालिका है और 9B में क्या आपकी सहकारी समिति। और सहकारी समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जो हमारे गृह मंत्री है वो इस मंत्रालय को रखते हैं, सहकारिता मंत्रालय, गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट क्या है? ऑप्शन है पर्वत है, पठार है, पहाड़ी है या पठारों का ढलान है। तो मैं आपको बता दूं ये जो पश्चिमी घाट है ये पठारों का ढलान है। अब थोड़ा पश्चिमी घाट के बारे में जानते हैं भाई हम। देखो जैसे ये है हमारा प्यारा भारत, साउथ ही देखते हैं भाई, ठीक है भाई। ये है आपका पश्चिमी घाट, थोड़ा मेरा पेन इतना अच्छा नहीं है भाई, ठीक है। ये है आपका पूर्वी घाट भाई। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां आके मिलते हैं भाई, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां आके मिलते हैं इसे कहते हैं आपका नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है, नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है भाई आपका डोडा बेटा। डोडा बेटा। कितनी इसकी हाइट है आपकी? इसकी हाइट है 2637 मीटर भाई। अब आपसे पूछता है कि नीलगिरी पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है? तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार मुख्य है 3 राज्यों में भाई, कर्नाटका, केरल और आपका तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और आपका तमिलनाडु, ये 3 राज्यों में नीलगिरी पर्वत का विस्तार है। लेकिन अगर नीलगिरी पर्वत से नीचे आऊं भाई, नीलगिरी पर्वत से अगर मैं नीचे आऊं तो आपको एक पर्वत श्रेणी और मिलेगी भाई, जिसका नाम आपका अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी। और ये 2 ही राज्यों में भाई, एक आपका केरल और एक आपका तमिलनाडु भाई, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी थी अन्नामुड़ी। इसकी हाइट कितनी है भाई? इसकी हाइट है 2695 मीटर, ठीक है। और ये जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है ये भाई ना तो कोई पर्वत है, लेकिन ये पठार जो रही है, पठारी है। और पठारी क्या है ना, पठारी ढाल है भाई, पठारी ढाल है। इन्हीं पर ही मानसून आता है, इन्हीं पर ही मानसून आके टकराता है भाई, पश्चिमी घाट से या पूर्वी घाट से भाई। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी भाई। अगला क्वेश्चन है अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? देखो जो भी अपने यूज के लिए मालिक चीजें लेगा उसको खरीद खाता, एक परचेजिंग अकाउंट होता है, उसमें ही सब चीजें दिखानी पड़ती है। खरीद खाता यानी परचेजिंग अकाउंट, ठीक है भाई। अगर कोई भी चीज अपने यूज के लिए ली गई है, निजी यूज के लिए, तो उसे हम खरीद खाते में दिखाएंगे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासन काल में भारत का पहला रुपया, मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो ये जो आपके शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी ने ही क्या किया था, जो आपका पहला मुद्रा रुपया था, मुद्रा रुपया इन्हीं की देन है। आज भी जो हम रुपया यूज करते हैं, रुपया, मुद्रा रुपया, वो शेरशाह सूरी की ही एक पहल है। शेरशाह सूरी ने जो है एक चीज और की थी, जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण, जीटी रोड का निर्माण भी। और इन्होंने एक 3 धातु का सिक्का भी चला था भाई, 3 धातु का सिक्का। एक क्वेश्चन मुझे आप होमवर्क में बताओगे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां भाई?
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, आप मुझे बताओगे कमेंट में भाई। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है, शहद का जो प्रमुख घटक है उसे बोलते हैं फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज क्या है, एक तरीके से ये फलों की शर्करा है, फलों की शर्करा। अगर फलों में मीठापन पाया जाता है, किसी भी फल में मीठापन पाया जाता है तो वो फ्रैक्टोज के कारण पाया जाता है। फ्रैक्टोज को ही हम जो है सबसे मीठी शर्करा बोलते हैं, सबसे मीठी शर्करा। ये जो आपका सुक्रोज है, सुक्रोज क्या है आपका, सुक्रोज एक प्रकार की टेबल शर्करा है, टेबल शर्करा यानी एक प्रकार की चीनी, मैं कह दूं चीनी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? फैक्ट्री शेड का निर्माण, जमीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत, एक नए मशीन की स्थापना। ये जो आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, एक प्रिंटर की मरम्मत, ये राजस्व व्यय का उदाहरण है। ठीक है, अब राजस्व व्यय के अंडर में क्या क्या चीज आएंगी, पहले देखो राजस्व व्यय, पहले बात तो कहते हैं किसके भाई, देखो जब आप बजट पढ़ोगे ना तो राजस्व व्यय के बारे में आप पूर्णतः जान पाओगे भाई जब आप बजट पढ़ोगे। ठीक है, राजस्व व्यय में क्या है, यानी सरकार के उन व्यय को राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है जिससे सरकार की न तो उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है, न तो उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है, उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है, और इसमें न ही जो है कोई भविष्य में यानी फ्यूचर में कोई इससे पैसा कमता है भाई, ना तो इससे कोई भविष्य में पैसा कमेगा, यानी भविष्य के लिए अतिरिक्त आय सर्जित नहीं होगी, भविष्य के लिए अतिरिक्त आय सर्जित नहीं होगी भाई। ठीक है, अब कौन कौन से हैं जो आपके राजस्व व्यय के अंडर में आएंगे भाई, जैसे मशीन की मरम्मत, जैसे मशीन की मरम्मत, मशीन की मरम्मत ये भी एक उदाहरण है, मशीन की मरम्मत। दूसरा सरकारी सब्सिडी, सरकारी सब्सिडी, राज्य सरकारों को अनुदान, राज्य सरकारों को अनुदान, राज्य सरकारों को अनुदान, अनुदान। चौथा है आपका सरकारी विभागों पर होने वाला व्यय, सरकारी विभागों पर होने वाला व्यय। यानी अब आप एक बात मुझे समझाओ, ये जो पहला ऑप्शन है, चलो मैं चौथे ऑप्शन से शुरुआत करता हूं, एक नए मशीन की स्थापना। जब अगर नए मशीन की स्थापना होगी तो भाई ये कहीं ना कहीं कमाई करके देगी, लेकिन राजस्व व्यय में आता क्या है, जो खर्चा है भाई साहब। ठीक है, जमीन की खरीद, इसमें भी खर्चा आ रहा है आपको भाई। ठीक है, फैक्ट्री शेड का निर्माण, यानी राजस्व व्यय वो व्यय होते हैं जो फ्यूचर में आपको क्या है ना भाई, जो फ्यूचर में आपको पैसा देते हैं भाई, डबल ट्रिपल चौबल, यानी कितने ही गुना आपको पैसा दे देंगे। यानी एक प्रकार के लिए क्या है, ये हमारा निवेश होता है भाई, ये हमारा निवेश। ये जो तीन ऑप्शन है ना, ये हमारे निवेश है भाई। ठीक है, यानी ये हमें कहीं ना कहीं पैसा कमा कर देंगे भाई। लेकिन जो एक प्रिंटर की मरम्मत कर रहे हैं हम जो है, यहां से क्या नहीं, यहां से तो हमारा पैसा जा रहा है भाई, यहां से तो हमारा पैसा जा रहा है भाई। ठीक है, तो इसे राजस्व व्यय के अंडर में रखेंगे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला या इनमें से कोई नहीं?
देखो ये जो तीनों ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में ही कार्बन पाया जाता है भाई। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा भाई, इनमें से कोई नहीं। ये जो आपका डायमंड है, ठीक है, डायमंड ये किस कारण चमकता है? इसका चमकना सूर्य का सूर्य का सूर्य का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरा, ये सबसे कठोर भी होता है भाई। ठीक है, और ये एक स्थायी कार्बन भी भाई, एक स्थायी कार्बन भी है। डायमंड में क्या भाई? डायमंड में आपकी बिजली, बिजली यानी इसमें, यानी ये जो ना विद्युत, विद्युत का एक तरीके से कुचालक है भाई, यानी इसमें विद्युत नहीं उतर सकती भाई। ठीक है, हीरा जो है एक प्रकार से मैं कहूं, जो कांच होते हैं, कांच, कांच को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो हीरे उसको काटते हैं, कांच को काटते हैं, बोट कहते हैं, बोट। हीरा कहाँ मिलता है भाई? एमपी, मध्य प्रदेश में सबसे अच्छे क्वालिटी का हीरा पाया जाता है। एक ऑप्शन है आपका इसमें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। जैसे आपको बताया कि हीरे में जो है यानी करंट नहीं उतरता, ये विद्युत का कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है भाई, विद्युत का सुचालक। जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल, जो कच्ची पेंसिल होती है उसमें जो सबसे बाहर जो रहता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। जो पेंसिल बनी होती है, जो पेंसिल का नॉक होती है आगे, वो ग्रेफाइट की होती है भाई, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का और कहाँ यूज है? स्नेहक में इसका यूज होता है, स्नेहक, और परमाणु रिएक्टर में भी भाई, परमाणु रिएक्टर। ठीक भाई, अब जो आपका कोयला है, कोयला, कोयला वैसे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट यानी सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला, सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला है कोई तो भाई वो है एंथ्रेसाइट। दूसरा है बिटुमिनस, और एंथ्रेसाइट पाया कहां जाता है भाई? जम्मू कश्मीर भाई, जम्मू कश्मीर। दूसरा है बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला। तीसरा आपका भाई लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला। और चौथा आपका पीट कोयला, पीट कोयला, पीट कोयला। पीट कोयला जो है ये सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला भाई, घटिया क्वालिटी। ये अच्छी क्वालिटी और घटिया क्वालिटी हम लगा रहे हैं भाई इसमें कार्बन से, यानी इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है भाई। ये जो आपका बिटुमिनस कोयला है, इसे घरेलू प्रयोग के लिए यूज में लाया जाता है भाई, घरेलू यूज के लिए। ठीक है, जो लिग्नाइट कोयला है इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, भूरा कोयला भी लिग्नाइट कोयला को कहते हैं भाई। ठीक है, लेकिन जो बिटुमिनस कोयला है इसे क्या भाई, घरेलू प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत की बात करूं तो भाई वो है आंवला। विटामिन के बारे में अभी पूर्ण रूप से चर्चा करते हैं भाई। अब यहां पर आपके एक तरफ है आपके विटामिन, एक तरफ उनके रासायनिक नाम, एक तरफ उनकी बीमारी उनसे होने वाली, एक तरफ उनके स्रोत। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, इससे बीमारी होती है रतौंधी, यानी रात में रचौंदा आना। इसका सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। विटामिन बी इसे कहते हैं थायमीन, इसमें बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B6, B7, B9 और B12। इससे थायमीन से होती है बेरी बेरी रोग। ठीक है, ये पॉलिश किए हुए चावल से हो जाता है। विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है जी, स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग होता है इससे, और इसका सबसे अच्छा स्रोत है आंवला।
विटामिन डी है आपका कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल एक तरीके से बीमारी होती है रिकेटस, हड्डियों की बीमारी है। और ये रतौंधी जो आंख की बीमारी है, स्कर्वी भी जो है ये मसूड़ों की बीमारी है। ठीक है, रिकेटस के लिए सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल में क्या होता है भाई आपका, ठीक है, बीमारी होती है बांझपन, यानी लेडीजों में आ जाती है बांझपन। और विटामिन के, विटामिन के का स्रोत है, रासायनिक नाम है फिलक्विनोन। इससे क्या है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता भाई इससे जो है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। कुछ विटामिन वो होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील, घुलनशील। और कुछ होते हैं जो आपका पानी में घुलनशील होते हैं। जो पानी में घुलनशील होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और सी। और बाकी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये आपके क्या है, ये वसा में घुलनशील। देखो याद करने का तरीका क्या है, आपने पढ़ा होगा WBC। WBC, डब्ल्यू माने वाटर, और वाटर में घुस जाते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन की खोज किसने की थी भाई, फंक ने भाई, फंक। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका 3 दिसंबर जो है ये अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूएनओ ने जो है 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी भाई। ठीक है, और यह दिवस जो है, मतलब जो शारीरिक रूप से अक्षम है, शारीरिक रूप से जो अक्षम है, उनको देश की मुख्य धारा में लाने के लिए। और हमने यहाँ पे जो विकलांग है ना, लेकिन हमारे देश में ये सब अब दिव्यांग हो गया भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है। ठीक है, यानी ये पूछ रहा है कि कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्य संबंध है। ये है आपका एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कह रहा है कि स्थायी स्वशासन, सॉरी, जो जमींदारी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त, इसका अर्थ है स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ये एक क्या थी, ये एक भूमि प्रणाली थी जो कि आपके किस क्षेत्र में थी, ये आप देख रहे हैं यहां पे बंगाल, बंगाल, इसी बंगाल में उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा आते थे बंगाल। और इसमें आपका यूपी का एक क्षेत्र था जो कि बनारस, आज का वाराणसी, बनारस। और मैं कह लूं कि जो कर्नाटक है, जो कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र इसी में आता था। ये प्रथा कब शुरू की थी, 1793 में, 1793 में, 1793 में ये प्रथा चालू की थी, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त का अर्थ क्या था, ये जो भूमि पर 10वां भाग था, यानी टोटल भूमि को हमने 11 हिस्सों में बांटा था, 11 हिस्सों में, और 11 हिस्सों में से जो 10 भाग थे, ये तो देना पड़ता था भाई हमको कंपनी को। ठीक है, जो 1/10 भाग था वो हम रखते थे भाई स्वयं। ठीक है भाई, ये था स्थायी बंदोबस्त। अब ये जो लॉर्ड कर्जन है, इनके शासनकाल में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन कब हुआ था भाई, 1905 में। ये जो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक,
बेंटिक के शासनकाल में क्या हुआ था? आपका ठग प्रथा, ठग प्रथा और आपका सती प्रथा, इस पर रोक लगा दी थी। लॉर्ड डलहौजी क्या था? इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, वेपगत का सिद्धांत, वेपगत का सिद्धांत, वेपगत का सिद्धांत, वेपगत का सिद्धांत। यानी इसने इस सिद्धांत के तहत बहुत सारे जो उस समय राज्य थे, जैसे झांसी, बघाट वगैरह हो गए, बहुत सारे जिलों को इसने लूटा था भाई, यानी अपने उसमें मिला लिया था, अपने जो इसका साम्राज्य था उसमें इसने, लॉर्ड डलहौजी ने वेपगत के सिद्धांत के तहत इसे अपने उसमें मिला लिया था, राज्य में। अगला क्वेश्चन है बीसीजी। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? यानी बीसीजी का टीका जो है हम टीबी के लिए देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ठीक है भाई, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है भाई? बीसीजी यानी बैसिलस, बैसिलस कॉर्मेट, बैसिलस कॉर्मेट ग्यूरिन, यानी ये है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ना, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के भी गुरु कौन थे, तो इनके थे महादेव, गोविंद, रानाडे, रानाडे। अब एक क्वेश्चन में और आपसे पूछता हूं, गोपाल कृष्ण गोखले और किसके गुरु थे? भाई महात्मा गुरु के, महात्मा बुद्ध के तो थे ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु थे। मोहम्मद अली जिन्ना के भी जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है भाई, अब भीमराव अंबेडकर जी के गुरु का नाम बताओ भाई। भीमराव अंबेडकर जी के गुरु का नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फूले। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे कि महात्मा गांधी के जो भाई राजनीतिक गुरु तो हो गया आपके गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन अगर इनके आध्यात्मिक गुरु की मैं बात करूं, जिन्होंने आध्यात्मिक की शिक्षा दी थी, तो आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। आप देखोगे साउथ अफ्रीका में उन्होंने टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना भी की थी भाई। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो यहां पे देखो शब्द लगा है श्रीलंका। ठीक है, तो ये राशि आपकी पाक जल संधि। बहुत सारे लोग या बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पाक जल संधि तो है, पाक जल संधि तो पाकिस्तान में होगी भाई, तो ऐसा नहीं है भाई। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि जो वो है पाक जल संधि। इसी के पास में एक मन्नार की खाड़ी भी भाई, वो उसको भी देखते हैं भाई मैप से। अब देखते हैं, देखो जैसा कि ये भारत का मैप है जो आप देख रहे हो, अपना प्यारा सा भारत, और ये आपका श्रीलंका का मैप भाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या है, ये पाक स्ट्रेट बना दिया है, ये मन्नार की खाड़ी बना दी है, और ये अरब सागर है। ठीक है, ये जो आप इंडिया के पश्चिम में देख रहे हो भाई, ये तो आपका अरब सागर है। ये सारा जो ये पूर्व में आपकी बंगाल की खाड़ी है भाई। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, ये जो पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट भारत को श्रीलंका से अलग करता है भाई। ये मुख्य भूमि से अलग होता है भाई, यानी ये मुख्य भूमि से अलग है भाई। तो पाक स्ट्रेट किस किस से अलग है? इंडिया और आपका श्रीलंका से। ठीक है भाई, अब ये मन्नार की खाड़ी से क्वेश्चन पूछता है, मन्नार की खाड़ी किसको अलग करी है? इसके ऊपर है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, और ये है अरब सागर। यानी मन्नार की खाड़ी जो है वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को अलग करती है, मन्नार की खाड़ी भाई। और मन्नार की खाड़ी और क्या कर रही है?
ये पाक स्ट्रेट देख रहे हो, पाक स्ट्रेट को अरब सागर से भी अलग कर रही है मन्नार की खाड़ी। तो 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं भाई, ठीक है भाई। अब आपके ऑप्शन में जो दिए गए थे अभी, जो अब क्वेश्चन सॉल्व करवाया, उसमें 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल के बारे में दिया है। 8 डिग्री चैनल जो आपका, ये किस किस के बीच है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच है भाई, 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच भाई। 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच है? अंडमान और निकोबार के बीच भाई, ठीक है। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से रट लोगे भाई, मामी, मामी, लक्ष्मी, लक्ष्मी आनी, यानी मम्मी लक्ष्मी आनी आनी है। ये है 8 डिग्री, ये है 9 डिग्री और ये आपका 10 डिग्री भाई, बस। तो मामी यानी मालदीव और मिनिकॉय, मामी होगा आपका, लक्ष्मी लक्षद्वीप और आपका मिनिकॉय, 10 अंडमान और निकोबार। यहां से 10 डिग्री से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता भाई। तो 10 डिग्री जो है ना भाई, ये लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, क्योंकि अंडमान का सबसे दक्षिणी भाग है लिटिल अंडमान, और कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार के नीचे पड़ता है वृद्ध निकोबार, ठीक है। ये जो लिटिल अंडमान है ना, अंडमान का सबसे दक्षिणी भाग है भाई, और निकोबार, कार निकोबार, निकोबार का सबसे उत्तरी भाग भाई। और निकोबार के नीचे कुछ है तो वृद्ध निकोबार भी इसके नीचे आता है भाई, इसके नीचे वृद्ध निकोबार। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो 1498, ठीक है भाई। जिस समय वास्को डी गामा कालीकट आया था तो यहाँ का शासक था जिमोरिन, जिमोरिन, जो कालीकट जो पड़ता है आपका केरल में, यहाँ का शासक था जिमोरिन। जिमोरिन ने इसका स्वागत किया था, ठीक है भाई। ये कब आया था? 1498 में। तो वास्को डी गामा भारत भाई आया कितनी बार? 3 बार वास्को डी गामा भारत आया था। यहाँ से ले गया था मसाले, और वहां पे मसाले बेच के इसने 60 गुने दाम पर भाई। ये तो 1498 में। 1492 में एक और निकला था भाई इसी की तर्ज पर, उसका नाम था कोलंबस, कोलंबस। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था भाई? ये था आपका पुर्तगाल का, पुर्तगाल। और जो कोलंबस है ये था आपका स्पेन का भाई, स्पेन का। पुर्तगाल और स्पेन एक दूसरे के आसपास में लगे हुए हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है भाई? तो ये है आपकी थारू जनजाति, थारू। याद करेंगे भाई कि थार ले ली, उसके बावजूद भी दिवाली है शोक से मना रहा भाई। भाई थार लेने के बावजूद भी दिवाली है शोक से मना रहा भाई। और ये थारू जनजाति मिलती कहाँ आपकी भाई? ये मिलती है आपका जो तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है उसमें मिलती है आपकी थारू जनजाति भाई, ठीक है। एक जो सहरिया जनजाति है, सहरिया, अब इस जनजाति को देखते हैं सहरिया। सहरिया को याद करने का तरीका है भाई, भाई किस शहर से आया भाई लाल? जो लाल है भाई किस शहर से आया भाई? तो लाल से याद कर लेंगे भाई ललितपुर। उत्तर प्रदेश में ललितपुर में पाए जाते भाई सहरिया, ठीक भाई। बाकी जितनी भी रिया है ना, तो हालांकि रिया वाली ये आपकी बिजनौर में पाई जाती है भाई, ठीक है, बिजनौर। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो आर्टिकल 243 जो भाई ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है भाई, ठीक है। पंचायती राज आपको बता दूं किस भाग में भाई? भाग है आपका 9, ग्राम पंचायत, ठीक है। आपकी अनुसूची कितनी है भाई? अनुसूची कौन सी है? अनुसूची भाई आपकी 11वीं, ठीक है। पंचायत राज के लिए कौन सा आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था भाई। और पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य था आपका भाई राजस्थान, दूसरा था आंध्र प्रदेश। लेकिन
लेकिन 73वां संविधान संशोधन अपनाने वाला पहला राज्य, 73वां संविधान संशोधन अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है भाई। बहुत डीप क्वेश्चन है भाई, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखेंगे भूमि सुधार। भूमि सुधार, भूमि सुधार जो है ये आपका, इसमें फर्स्ट संशोधन भाई, फर्स्ट संशोधन, फर्स्ट संशोधन कब? 1951 में। 1951 कौन सी अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ मिलेंगे भाई? मौलिक कर्तव्य आपके 4 के में, भाग 4 के, अनुच्छेद 51 के, बलवंत राय समिति। कितने? 11 है भाई, पहले 10 है। अवय राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति कौन से आर्टिकल में भाई? आर्टिकल 163, 163 भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी भाई? तो ऑक्सीजन की खोज की थी भाई प्रिस्टले। इनके साथ एक वैज्ञानिक और आते हैं सीले, यानी सीले और प्रिस्टले। इन दोनों ने जो है भाई ऑक्सीजन की खोज की थी भाई। इनके बारे में आपको थोड़ा सा और बता दो भाई। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक रंगहीन, रंगहीन, स्वादहीन, स्वादहीन और गंधहीन, गंधहीन गैस है भाई। ठीक है भाई। ऑक्सीजन तत्व, ऑक्सीजन जो तत्व था ना, ऑक्सीजन तत्व की खोज 1772 में भाई, 1772 में जो वैज्ञानिक थे सीले, सीले ने की थी भाई। और इसने किस में की थी भाई ये खोज? तो सीले ने कहां से प्राप्त की थी भाई इस खोज का जो अनुमान लगाया था? पोटेशियम नाइट्रेट को, जब इसने पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, जब पोटेशियम नाइट्रेट को इन्होंने गर्म किया भाई, को गर्म किया, तब इनको प्राप्त हुई क्या भाई? ऑक्सीजन तत्व, ऑक्सीजन तत्व। तो भाई ये थे आपके सारे क्वेश्चन आज के। अंतिम बात, अब भाई आप मुझे पहले तो ये बताओ आपको भाई वीडियो कैसी लगी भाई? ठीक भाई, आपको वीडियो कैसी लगी? दूसरी बात आपको भाई मैं बता दूं, ये जो वीडियो ना भाई, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रख कर ही है भाई। इसमें कोई भी बात भाई ऐसी नहीं है जो फालतू मैंने आपको बता दी हो भाई। देखो भाई, आपको क्या है ना, आपको भाई करना है एग्जाम क्रैक, बिना बात की आपको मास्टर तो बनना नहीं भाई। ठीक भाई, आई होप आपको बातें समझ में आए भाई। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू भाई।